हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो 24 जुलाई को आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना रिजिलियंस शो कर रहा है और उसमें कितनी गंभीर समस्याएं आई हैं, खास करके कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से, या जो मोराटोरियम जो का प्रोविजन किया गया कि लोन चुकाने में जो छूट दिया गया उसका फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा, खास करके बैंकों पे। तो उस सब चीजों पे जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है और मेनली जो है बताया गया है कि इसमें एनपीए जो है अलार्मिंग सिचुएशन पे है। एनपीए जो है 8.5% से बढ़ के 12.5% या उससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो में 14.7% हो सकता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बैंकों के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, खास करके ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तो रिपोर्ट में उन्हीं सब तथ्यों का चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग सीधे जो है चलते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह के वीडियो मैं लगातार जो बना रहा हूं उसको आप जो है अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। और फिर वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो है देखिएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया आरबीआई के द्वारा ऑन 14 जुलाई 2020 को। तो ये रिपोर्ट जो है इसको शॉर्ट बोलते हैं FSR, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसमें रिफ्लेक्ट क्या दिख रहा है, तो रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सब कमिटी ऑफ द FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है ऑटोनोमस हाई लेवल बॉडी है। तो इसके सब कमिटी के द्वारा जो असेसमेंट किया गया है उसमें दिख रहा है कि रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के सामने, वित्तीय स्थिरता के सामने जो है रिस्क है, चुनौतियां हैं। एंड रिजिलियंस जो है उसको कितना दिखा रहा है ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी इशू। कंटेम्पररी जो समकालीन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कितना रिजिलियंस शो कर रहा है आपका फाइनेंशियल सिस्टम, उसी पे एफएसडीसी का सब कमिटी का ये रिपोर्ट होता है जिसको जारी करता है आरबीआई। तो अब इसमें समझेंगे कि हम लोग एफएसडीसी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। तो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद को स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे, तो रघुराम जी राजन जो कमिटी है उसके रिकमेंडेशन पे। वो कमिटी जो है 2008 में जो है सजेस्ट की थी कि इस तरह का हाई लेवल एक ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। तो उन्हीं के सजेशन पे 2008 के कमिटी के सजेशन पे 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज ए ऑटोनोमस और हाई लेवल अथॉरिटी के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे क्वेश्चन अक्सर रहता भी है, आईएएस के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में। अब इसके मेंबर्स है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। जैसे 2010 में जब सेटअप किया गया था तो प्रणब मुखर्जी उस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो वो जो है इसके चेयरमैन, पहले चेयरमैन थे। और अभी चेयरमैन जान ही रहे हैं कि मिसेस निर्मला सीतारमन है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर इसके मेंबर्स कौन कौन लोग होते हैं, तो इसके मेंबर्स जो है फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी होते हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी इसके मेंबर होते हैं, फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी इसके मेंबर होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सेक्रेटरी इसके मेंबर होते हैं, फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ये भी इसके मेंबर होते हैं, फिर चेयरमैन सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी उसके चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं, फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पेंशन फंड का रेगुलेटर है उसके चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं, फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडी के चेयरमैन जो है इसके मेंबर होते हैं, और फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई के जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं।
तो ये सब के लिए आप जो है अगर ये सब का नाम जानना चाहते हैं तो लेटेस्ट हुज एंड हु में नेशनल वाला जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें सब लोग का नाम आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, अब ये समझ में आ गया है एफएसडीसी। अब आरबीआई क्या करता है तो रिलीज करता है, रिलीज किया इसका 21वां मतलब कि 21st इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इट इज अ बाई एनुअल एक्सरसाइज, मतलब इस साल में 2 बार, जैसे जनवरी महीने में और जून महीने में इसको जारी किया जाता है। तो जून से थोड़ा सा विलंब हो गया एक कोविड-19 की वजह से, तो जुलाई में इसको जारी किया गया। बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब 2010 से हर साल 2 बार जो है साल में रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो उसको बोलता है बाई एनुअल। तो समझ में आ गया कि बाई एनुअली इसको प्रेजेंट किया जाता है, मंथली नहीं, बाई मंथली नहीं, ईयरली नहीं, हाफ ईयरली प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें क्या डिस्कस किया गया, तो मेन देखिएगा एनपीए जो है बहुत एक गंभीर समस्या है भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उसको बैड लोन भी कहा जाता है, खराब लोन भी बोला जाता है, जो लोन लोग ले लेते हैं बैंक से और उसका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे करते हैं 90 डेज तक, तो उसको बोलते हैं एनपीए। और फिर 90 डेज से बढ़ के अगर 1 ईयर तक हो गया तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 1 साल रह जाता है तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट, और फिर 3 साल या 2 साल से अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट। तो 3 तरह का एनपीए होता है। तो एनपीए जो है हाईएस्ट है 20 सालों में, मतलब पिछले 20 वर्षों में एनपीए जो है अलार्मिंग सबसे अधिक हो गया है। तो ये बहुत गंभीर जो है इस रिपोर्ट में बात कहा गया है, तो उसी पे हम लोग फोकस करेंगे कि और क्या क्या बातें इसमें कही गई है। फिर उसको अब आरबीआई स्ट्रेस टेस्ट कवरिंग जो है, आरबीआई क्या किया है तो ये सब को जांचने के लिए एक तरह का टेस्ट किया है, उसका नाम है स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें कवर किया गया है 53 शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जानते हैं कि आरबीआई के जो बैंक, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक लिस्टेड होते हैं उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बोलते हैं। तो 53 शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्ट्रेस टेस्ट कवरिंग किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो ग्रॉस एनपीए है, जो सकल एनपीए है, वो मार्च 2020 में 8.5% था। सोचिएगा कि 2019 से जो है ये 11.5% से कम होकर 8.5% हुआ था। तो अब लग रहा था कि एनपीए जो है धीरे धीरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम से जो है धीरे धीरे इसका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि 18.5 से घट के हो गया था 8.5%। लेकिन अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मतलब 8.5% किसका, ऑफ बैंक्स लोन्स और एडवांसेस, मतलब बैंक अगर 100 रुपए उधार दे रहा है तो उसमें 8 रुपये 50 पैसा उसको न मूलधन मिल रहा है न ब्याज मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं एनपीए। तो ये 11.5 से घट के 8.5% हो गया था, मतलब एनपीए घट रहा था, बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया था। लेकिन करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बोल रहा है कि बेस लाइन सिनारियो, मतलब अगर सबसे कम अगर एनपीए रहेगा तो ये 8.5 से बढ़ के 12.5% हो सकता है। बेस लाइन सिनारियो ये है, मतलब कि स्थिति ठीक रहा था। और वेरी स्ट्रेस्ड के सिनारियो अगर बहुत खराब स्थिति हो जाएगा तो 14.7% हो जाएगा, और वो अपने 20 ईयर्स की हाई पे होगा। ये बहुत एक गंभीर जो है समस्या का जिक्र जो है इस रिपोर्ट में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। फिर क्या कारण है कि इतना एनपीए बढ़ जाएगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 का महामारी है वो। फिर जो नेशन वाइड लॉकडाउन किया गया है वो उसका सबसे बड़ा कारण है। और फिर मोराटोरियम जो दिया गया है, पहले 31 अप्रैल तक था, फिर बाद में 31 अगस्त तक कर दिया गया, मतलब लोन नहीं चुकाने का जो छूट दे दिया गया, उससे ये एनपीए का समस्या जो है बहुत गंभीर हो गया है, पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक हो गया है। यही इसका मेन प्रॉब्लम है। तो हम समझेंगे आगे, फिर सुनेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सबको समझ लेंगे हम लोग शॉर्ट में। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है, मतलब बैंकों के पास पूंजी भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। और FY20 में जो 15% था बैंकों के पास पूंजी, वो पूंजी घट के हो गया है 14.8%, मतलब पूंजी पे कमी आ गया है बैंकों के पास। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताता है कार्ड। फिर उसी तरह से बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, पीसीआर। तो पीसीआर जो है पहले 16.5
65.4% था, और जो है मार्च में ये घट के जो है 2021 में घट के सितंबर में हो जाएगा 61.6%, मतलब 65% से घट के 61.6% हो जाएगा। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआर, उसमें भी कमी हुआ है। तो अब इन सब चीजों को थोड़ा सा संक्षेप में समझने के लिए एक एग्जांपल से समझिए। जैसे बैंक है, बैंक के बारे में सब बातें उसमें बताई गई है, एनपीए के बारे में या कैपिटल एडिक्वेसी या पीसीआर के बारे में बताया गया है। तो बैंक का काम है जमा लेना, डिपोजिटर से जमा लेना बैंक का काम है। तो बैंक जो जमा लेता है उसी का टर्म होता है एनडीटीए, जिसका देखिएगा मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसको देख सकते हैं। तो इसका जो रेशियो बैंक आरबीआई के पास रखता है उसको बोलते हैं सीआरआर, अपने पास रखता है उसको बोलते हैं एसएलआर। अगर 100 रुपया जमा लिया बैंक तो 3 रुपया आरबीआई के पास रख दिया और 18 रुपया अपने पास, तो बच गया 79 उसके पास बचा। अब 79, अब बैंक का काम क्या है कि बैंक जमा लेके लोन दे रहा है। तो लोन में रिस्क होता है, जो लोन लेगा वो पूरी तरह से चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, उसमें रिस्क होता है, इसीलिए लोन को बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट। तो उस रिस्क वेटेड एसेट के लिए अब देखिएगा कि बैंक का जमा लिया उधार दिया, फिर बैंक का कारोबार करने के लिए जो ओनर होता है बैंक का, वो कैपिटल प्रोवाइड करता है बैंक, तो वही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। ये कार जो है देखिएगा बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार 10.5% है। मतलब अगर वो जो है 79 लोन दे सकता है, तो बैंक मान लीजिए कि 70 रुपये अगर लोन दिया, तो 70 लोन दिया, तो अब 70 में मान लीजिए कि रिस्क है, तो रिस्क है तो उस रिस्क के अगेंस्ट में देखिएगा बैंक को क्या करना पड़ता है, तो पूंजी रखना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी रखना पड़ता है। जैसे 70 रुपया अगर बैंक लोन दे रहा है तो उसका 10.5% मतलब 7 रुपया 35 पैसा पूंजी रखेगा अपने पास, 10.5%। तो जो कार निर्धारित है उससे अभी ज्यादा है आपके पास, ये बात सही है। तो जितना बैंक के पास पूंजी रहता है उतना लोन दे पाता है वो, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसको पूंजी रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। अब जो लोन दिया 70 रुपीज मान लीजिए कि लोन दिया 100 में, तो 70 लोन दिया, तो उसमें एनपीए किसको बोलते हैं, तो जो लोन ले करके लोन नहीं चुकाया उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो मान लीजिए कि अब एनपीए जो है, अगर मान लीजिए 14 रुपया, इसमें से 70 रुपया में से 14 रुपया एनपीए हो जाए, मतलब लौट के नहीं है, तो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा कितना परसेंट, तो 20% हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट में पीसीआर, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, पहले ही बैंक जान रहा है कि डूबेगा, तो 7 रुपया उसके लिए पहले से प्रोविजन कर दिया, तो ग्रॉस एनपीए में से माइनस कर देंगे तो फिर नेट एनपीए निकल जाता है। तो प्रोविजनिंग जो किया जाता है वो प्रॉफिट में से किया जाता है, मुनाफा में से। पूंजी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है वो ओनर प्रोवाइड करता है। और इस तरह से इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास मैंने किया, समझाने का। आपको समझ में आया होगा कुछ चीजें, कि बैंक जो जमा ले रहा है वो डिपॉजिट है, उसका एक रेशियो जो है सीआरआर एसएलआर के रूप में आरबीआई के पास रख रहा है, फिर उसमें से जो उधार दे रहा है वो रिस्क वेटेड एसेट्स है, और उसमें से जो लोग नहीं चुका पा रहे हैं उसको बोला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बैंक को पहले ही पता है कि इसमें से कुछ डूबेगा, तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजन कर रहा है उसको बोल रहे हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। और फिर बैंक जो उधार दे रहा है उसके अगेंस्ट में उसके पास जो है 10.5% कंपल्सरी पूंजी होना चाहिए, अधिक होना है तो अधिक बात है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और फिर जो ग्रॉस एनपीए है उसमें से प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो को माइनस कर देते हैं, तो नेट एनपीए जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट है जो आगे की वीडियो में यही सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।